नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है दयालपुर, दिल्ली से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। उत्तर पूर्वी दिल्ली के दयालपुर की गली नंबर 3 के रहने वाले राजकुमार का बेटा राजेश्वर उर्फ मोनी देर रात तक घर लौटकर नहीं आया तो उन्हें बेटे की चिंता हुई। उसका फोन भी बंद था, इसलिए ये भी पता नहीं चल रहा था कि वो कहाँ है। उन्होंने उसके बारे में जानने की काफी कोशिश की, ना जाने कितने फोन कर डाले, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चला। जब उन्हें बेटे के बारे में कुछ पता नहीं चला तो उनका जी घबराने लगा। एक बाप के लिए जवान बेटे का इस तरह लापता होना कितना दुखदाई हो सकता है, ये बात हर बाप को पता होगी। राजकुमार भी परेशान थे, क्योंकि वही उनका भविष्य था। जब राजेश्वर का कहीं कुछ पता नहीं चला तो उनकी बेचैनी बढ़ने लगी। अचानक आई इस आफत में उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। संयोग से उस समय घर में वो अकेले थे। घर के बाकी लोग शादी के चक्कर में बनारस गए हुए थे। जब राजकुमार का धैर्य जवाब देने लगा तो उन्होंने राजकुमार के गायब होने की सूचना पत्नी बिटाई देवी को दी। उन्हें जैसे ही ये जानकारी मिली, उन्होंने तुरंत गाड़ी पकड़ी और दिल्ली आ गई। इस बीच दिल्ली में रहने वाले कुछ रिश्तेदार उनके घर आ गए थे। राजकुमार और उनके रिश्तेदारों ने राजेश्वर की खोज में दिन रात एक कर दिया, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। अपने हिसाब से खोजते खोजते 4 दिन बीत गए, लेकिन उसके बारे में कुछ पता न चलने से उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया था। 23 अप्रैल 2014 की दोपहर को राजकुमार अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ थाना खजूरी खास पहुंचे और थाना प्रभारी को प्रार्थना पत्र देकर बेटे की गुमशुदगी दर्ज करने की प्रार्थना की। थाना खजूरी खास के थाना प्रभारी ने राजेश्वर की गुमशुदगी दर्ज करके राजकुमार को आश्वासन भी दिया कि वो जल्दी से जल्दी उनके बेटे का पता लगाने का प्रयास करेंगे। लेकिन जैसा कि आमतौर पर होता है कि पुलिस गुमशुदगी तो दर्ज कर लेती है, लेकिन खोजने की कोशिश नहीं करती। ऐसा ही कुछ इस मामले में भी हुआ। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज करके समझ लिया था कि उसका फर्ज पूरा हो चुका है। 29 अप्रैल 2014 दिन रविवार को सुबह सुबह राजकुमार को कहीं से पता चला कि 23 अप्रैल को थाना लोनी पुलिस ने एक मकान से एक युवक का शव बरामद किया है। ये जानकारी होते ही राजकुमार पत्नी को साथ लेकर थाना लोनी जा पहुंचे कि कहीं वो लाश उनके बेटे की तो नहीं थी। उन्होंने थाना प्रभारी गोरखनाथ यादव के सामने राजेश्वर का फोटो रखकर कहा, साहब, मेरा नाम राजकुमार है। ये मेरे बेटे राजेश्वर उर्फ मोनी की फोटो है, जो पिछले 10 दिनों से गायब है। मैंने थाना खजूरी खास में इसकी गुमशुदगी भी दर्ज करवा रखी है। आज सुबह ही मुझे पता चला है कि 23 तारीख को आपने एक मकान से एक लड़के की लाश बरामद की थी। मैं उसी के बारे में पता करने आया हूँ। थाना प्रभारी गोरखनाथ यादव ने फोटो लेकर गौर से देखा। उसके बाद एक सिपाही को बुलाकर कहा कि पुलिस चौकी लालबाग के प्रभारी एसआई विजय सिंह को फोन करके कहो कि वो 23 तारीख को राजनगर कॉलोनी में मिली लाश के कपड़े और फोटो लेकर तुरंत थाने आ जाए। थोड़ी देर बाद सब इंस्पेक्टर विजय सिंह थाने आए तो उन्होंने जो कपड़े और लाश के फोटो राजकुमार और बिटाई देवी को दिखाए, उन्हें देखते ही वो दोनों रोने लगे। इसका मतलब था कि राजकुमार कॉलोनी में मिली वो लाश राजकुमार के 25 साल के बेटे राजेश्वर उर्फ मोनी की थी। जवान बेटी की हत्या हो जाने से राजकुमार और बिटाई देवी का बुरा हाल था। साथ आए लोगों ने किसी तरह उन्हें संभाला। थाना लोनी पुलिस ने लाश की शिनाख्त न होने की वजह से अब तक मुकदमा दर्ज नहीं किया था। राजकुमार ने लाश की शिनाख्त कर दी तो उनकी ओर से थाना प्रभारी ने हत्या का मुकदमा दर्ज कराकर इस मामले की जांच इंदिरापुरी चौकी प्रभारी सब इंस्पेक्टर भानु प्रताप सिंह को सौंप दी। दरअसल 23 अप्रैल 2014 की सुबह थाना लोनी पुलिस को गाजियाबाद की राजनगर कॉलोनी के रहने वाले प्रदीप उर्फ बबलू ने सूचना दी थी कि उनके मकान के एक किराएदार के कमरे से बहुत ज्यादा बदबू आ रही है। उस कमरे में रहने वाला किराएदार कमरे में ताला बंद करके 3 दिनों से गायब है। बदबू किसी जानवर के सड़ने जैसी है।
ये सूचना मिलते ही थाना लोनी के थाना प्रभारी गोरखनाथ यादव पुलिस बल के साथ राजनगर कॉलोनी पहुंच गए थे। उन्होंने उस कमरे का ताला तोड़वाकर अंदर प्रवेश किया तो कमरे में एक युवक की लाश पड़ी मिली। गर्मी की वजह से वो फूलकर काफी हद तक सड़ गई थी। मृतक के शरीर पर किसी भी तरह की चोट का कोई निशान नजर नहीं आ रहा था। इससे अनुमान लगाया गया कि हत्या जहर देकर या फिर गला दबाकर की गई थी। थाना प्रभारी गोरखनाथ यादव ने मकान मालिक प्रदीप से पूछताछ की तो उसने बताया कि उसके इस कमरे में उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद का रहने वाला नीरज शर्मा रहता था। उसने उसे ये कमरा 1500 रुपए महीने के किराए पर उसी महीने की 3 तारीख को दिया था। इसमें वो अपनी पत्नी अनीता और 3 बच्चों के साथ रहता था। प्रदीप से मृतक के बारे में पूछा गया तो वो उसके बारे में कुछ बता नहीं सका। मकान के अन्य किराएदार भी उसके बारे में कुछ अधिक बता नहीं सके। उन्होंने इतना जरूर बताया कि मृतक नीरज के घर अक्सर आता जाता रहता था। सुबह वो नीरज की पत्नी अनीता को मोटरसाइकिल पर बैठाकर निकल जाता था तो शाम को ही पहुंचाने आता था। इससे पुलिस को लगा कि यह हत्या अवैध संबंधों की वजह से हुई है। मकान मालिक के पास नीरज शर्मा और उसकी पत्नी अनीता का फोन नंबर तो था, लेकिन उसके घर परिवार के बारे में उसे कुछ पता नहीं था। ये भी पता नहीं था कि वो नौकरी कहाँ करता था। तब पुलिस ने उससे पूछा कि उसने उसे अपना मकान किसके कहने पर किराए पर दिया था। इस पर प्रदीप ने बताया कि उसने पड़ोस में रहने वाले श्यामवीर के कहने पर अपना मकान किराए पर दिया था। वो भी फिरोजाबाद का ही रहने वाला था। शायद उसे नीरज के बारे में पता होगा क्योंकि उसने उसी की जिम्मेदारी पर अपना कमरा किराए पर दिया था। श्यामवीर के बारे में पता किया गया तो पता चला कि वो गांव गया हुआ है। मकान मालिक से नीरज और अनीता के फोन नंबर मिल गए थे, लेकिन जब उन नंबरों पर फोन किया गया तो वे बंद थे। शायद उन्हें पता था कि मोबाइल फोन से पुलिस उन तक पहुंच सकती है, इसलिए उन्होंने फोन बंद कर दिए थे। जब थाना प्रभारी गोरखनाथ यादव को नीरज और अनीता तक पहुंचने का कोई भी सूत्र नहीं मिला तो उन्होंने फॉरेंसिक टीम बुलाकर जरूरी साक्ष्य जुटाए और सबको पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। पोस्टमार्टम के बाद 2-3 दिनों तक लाश को शिनाख्त के लिए रखा रहा, लेकिन सड़ी गली लाश ज्यादा दिनों तक नहीं रखी जा सकती थी, इसलिए उस लावारिस लाश का अंतिम संस्कार करवा दिया गया। जांच की जिम्मेदारी मिलते ही भानु प्रताप सिंह ने नीरज और अनीता के मोबाइल नंबर सर्विलांस पर लगवा दिए थे, लेकिन उसके फोन बंद होने की वजह से उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। श्यामवीर गांव से लौटकर आया तो उससे नीरज के घर का पता मिल गया। तब लोनी पुलिस ने फिरोजाबाद जाकर स्थानीय पुलिस की मदद से उसके घर पर छापा मारा, लेकिन वे दोनों वहां पर भी नहीं थे। वहां पता चला कि वे वहां आए तो थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही चले गए थे। वहां से जाने के बाद वो कहाँ है ये किसी को पता नहीं था। नीरज सातिर दिमाग है। अब तक ये सब इंस्पेक्टर की समझ में आ गया था, लेकिन फिलहाल वो इस मामले में कुछ नहीं कर पा रहे थे। लेकिन उन्हें पूरी उम्मीद थी कि एक ना एक दिन उन दोनों के मोबाइल फोन जरूर चालू होंगे। और सचमुच 2.5 महीने बाद अचानक अनीता का फोन चालू हुआ। साइबर एक्सपर्ट ने जांच अधिकारी भानु प्रताप सिंह को बताया कि अनीता ने अपने मोबाइल फोन में नया सिम डालकर लोनी की ही रहने वाली किसी सुनीता को फोन किया था। इसके बाद वो फोन फिर से बंद कर दिया गया था। पुलिस ने उस नंबर के बारे में पता किया तो मिली जानकारी के अनुसार वो नंबर सुनीता के नाम से ही लिया गया था। फोन भले ही बंद हो गया था, लेकिन पुलिस को उस तक पहुंचने का रास्ता मिल गया। पुलिस ने उस नंबर वाली कंपनी से सुनीता का पता लेकर अगले ही दिन लोनी स्थित उसके घर पर छापा मार दिया। सुनीता को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसने बताया कि अनीता उसकी सहेली है और आजकल वो मोहन नगर चौराहे के पास किराए के मकान में छिपकर रह रही है, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि वो किस मकान में रह रही थी। पुलिस के लिए इतनी जानकारी काफी थी। पुलिस ने मोहन नगर चौराहे के आसपास अपने मुखबिरों का जाल बिछा दिया। इसका परिणाम पुलिस के लिए सुखद ही निकला। मुखबिरों ने कुछ ही दिनों में नीरज और उसकी पत्नी अनीता को ढूंढ निकाला। इसके बाद मुखबिरों की सूचना पर थाना लोनी पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। थाने लाकर उनसे विस्तार से पूछताछ की गई तो उन्होंने राजेश्वर की हत्या का अपराध स्वीकार करते हुए जो कहानी सुनाई वो कुछ इस प्रकार से थी। राजकुमार अपनी पत्नी बिटाई देवी और 4 बच्चों के साथ
दिल्ली के दयालपुर की गली नंबर 3 में रहते थे। वो जिस मकान में रहते थे वो उनका अपना था। गुजर बसर के लिए उन्होंने मकान के ऊपरी हिस्से में कपड़े की छपाई का कारखाना लगा रखा था। इस काम से इतनी आमदनी हो जाती थी कि उन्हें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता था। इसी कमाई से उन्होंने दोनों बड़ी बेटियों की शादी कर दी थी, जो अपने अपने घर परिवार की हो चुकी थी। उनके बाद था बेटा राजेश्वर, जिसने किसी तरह 12वीं पास कर लिया था। वो उसे आगे पढ़ाना चाहते थे, लेकिन आगे पढ़ने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। राजेश्वर ने पढ़ाई छोड़ दी तो राजकुमार उसे काम से लगाना चाहते थे। राजकुमार के एक मित्र लोनी में रहते थे, जो उन्हीं की तरह कपड़ों की छपाई का काम करते थे। राजकुमार ने सोचा बेटा उनके पास रहेगा तो मालिक की तरह रहेगा, इसलिए अगर उसे काम सिखाना है तो कहीं और ही भेजना ठीक रहेगा। इसलिए उन्होंने राजेश्वर को अपने उसी लोनी वाले दोस्त के यहाँ भेजना शुरू कर दिया। राजेश्वर जहाँ जाता था वहाँ तमाम लोग काम करते थे। उन्हीं में से एक फिरोजाबाद का रहने वाला नीरज शर्मा था। 35 साल का नीरज शर्मा अच्छा कारीगर था। एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि वो छपाई के काम का उस्ताद था, लेकिन उसमें एक कमी ये थी कि वो पक्का शराबी था। चूंकि वो काम में माहिर था, इसलिए मालिक से लेकर साथ काम करने वाले तक उसकी इज्जत करते थे। इतनी इज्जत मिलने के बावजूद शराब देखते ही उसके मुंह में पानी आने लगता था। फिर तो वो सारे काम धाम भूलकर शराब का ही हो जाता था। अधिक शराब पीने की वजह से उसका शरीर एकदम खोखला हो चुका था। सही बात तो ये थी कि अब वो शराब नहीं बल्कि शराब उसे पी रही थी। कुछ दिनों तक साथ काम करने के बाद राजेश्वर जान गया कि अगर नीरज से छपाई के गुण सीखने हैं तो इसे इसकी पसंद शराब की दावत देनी पड़ेगी। यही सोचकर एक दिन वो शराब की बोतल लेकर उसके घर पहुंच गया। राजेश्वर को शराब की बोतल के साथ अपने घर आया देखकर नीरज की आंखों में चमक आ गई। उसने उसे अंदर बुलाकर प्यार से बैठाया। राजेश्वर की आवभगत में नीरज की पत्नी अनीता ने भी पति का साथ दिया। राजेश्वर मजबूत कदकाठी का जवान और खूबसूरत लड़का था, इसलिए अनीता की नजरें उस पर जम गई। एक शादीशुदा औरत का किसी पुरुष को इस तरह ताकने का मतलब राजेश्वर तुरंत समझ गया। बोतल खुली और शराब का दौर चलने लगा। दोनों ने एक एक पैक पिया था कि अनीता ने राजेश्वर की आंखों में आंखें डालकर कहा, आज आप पहली बार हमारे घर पर आए हैं, इसलिए बिना खाना खाए मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। नहीं भाभी, आज नहीं, घर जाने में देर हो जाएगी तो घर वाले परेशान होंगे। अगली बार आऊंगा तो जरूर खाकर जाऊंगा, उसी बहाने आपसे मिलने का मौका भी मिल जाएगा। राजेश्वर ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया, आइएगा जरूर, मुझे आपका इंतजार रहेगा। अब भाभी कहा है तो मेरा आप पर कुछ तो हक बनता ही है। कुछ नहीं, आपका मेरे ऊपर पूरा हक बनता है। जल्द ही मैं आपके हाथ का खाना खाने आऊंगा, राजेश्वर ने कहा और वहां से चला गया। ये बात बिल्कुल सच है कि भूख आदमी के ईमान को कभी भी डिगा सकती है, चाहे वो पेट की भूख हो या शरीर की। भूखे इंसान को भटकने में देर नहीं लगती। ऐसा ही हुआ अनीता के साथ। राजेश्वर जैसे सजीले नौजवान को देखकर उसका भी ईमान डोल गया। कपड़ों की छपाई के गुर सीखने आया राजेश्वर अपने काम को भूलकर ज्यादा दिनों तक अनीता नाम की इस कामग्नि से खुद को बचा नहीं सका और उस आग में खुद को स्वाहा कर दिया। ये भी सच है कि जवानी नौजवानों को गुस्ताख बना देती है। जिस पर जवानी चढ़ती है वो अपने पारिवारिक दायित्वों को भी भूल जाता है। ऐसा ही कुछ राजेश्वर के साथ भी हुआ। जवान हुए राजेश्वर को अपने माता पिता का सहारा बनना चाहिए था, जबकि वो एक शादीशुदा औरत के प्रेम में ऐसा उलझा कि माँ बाप का सहारा बनने के बजाय जान तक गवा बैठा। राजेश्वर अनीता के जाल में उलझा तो काम से लगातार गैर हाजिर रहने लगा। जब इस बात की खबर राजकुमार तक पहुंची तो उन्होंने पता किया कि राजेश्वर काम पर क्यों नहीं जाता। उन्हें जो जानकारी मिली वो परेशान करने वाली थी। उन्हें पता चला कि उनका बेटा एक शादीशुदा औरत के चक्कर में पड़ गया है। वो उस पर काफी पैसा भी खर्च कर चुका है। उसने अपनी जो मोटरसाइकिल बेची थी उसका पैसा भी उसने उसी पर खर्च किया था। राजकुमार समझदार थे, उन्होंने दुनिया देखी थी। वो जानते थे कि सख्ती से बेटा बगावत कर सकता है। इसीलिए उन्होंने राजेश्वर को अपने पास बिठाकर बड़े प्यार से समझाया
कि वो जो कर रहा है वो ना तो उसके लिए ठीक है और ना ही घर परिवार के लिए। अपना फर्ज समझते हुए राजेश्वर ने पिता की बातें ध्यान से सुनी ही नहीं, बल्कि वादा भी किया कि वो उनकी बातों पर गौर करेगा। लेकिन पिता के पास से हटते ही उसने पिता की जो बातें सुनी थी दूसरे कान से निकाल दी। वो अनीता से पहले की तरह ही मिलता रहा। राजकुमार ने जब देखा कि उनकी बातों का बेटे पर कोई असर नहीं पड़ रहा है तो उन्होंने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। हद तो तब हो गई जब मार्च के अंतिम हफ्ते में राजेश्वर ने घर में रखे 10 तोले के सोने के गहने चोरी से ले जाकर अनीता को दे दिए। जब इस चोरी की जानकारी बिटाई देवी को हुई तो बिना देर किए वो लोनी में रह रही अनीता के घर जा पहुंची। उन्होंने अनीता को भला बुरा तो कहा ही, साथ ही धमकी भी दी कि अगर उसने गहने वापस नहीं किए तो वो उसके खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज करा देगी। बिटाई देवी ने अनीता को रिपोर्ट दर्ज कराने की धमकी जरूर दी थी, लेकिन उन्हें इस बात का भी डर था कि अगर बात पुलिस तक पहुंचेगी तो उनका बेटा भी इस मामले में फंसेगा। इसलिए वो सिर्फ धमकी देकर ही रह गई थी। लेकिन बिटाई देवी की इस धमकी से अनीता और नीरज इस कदर डर गए कि वे बचने का रास्ता खोजने लगे थे। काफी सोच विचार कर उन्हें जो रास्ता सूझा वो काफी खतरनाक था, फिर भी उन्होंने उसी पर चलने का निश्चय कर लिया। 19 अप्रैल की शाम को अनीता ने 7 बजे फोन करके राजेश्वर को घर बुलाया और पति के साथ मिलकर दुपट्टे से उसका गला घोट दिया। राजेश्वर की हत्या करके लाश उन्होंने कमरे में ही छोड़ दी और बाहर से ताला लगाकर रात के 2 बजे फरार हो गए। राजेश्वर की हत्या की सारी कहानी उगलवाकर थाना लोनी पुलिस ने अगले दिन नीरज और अनीता को अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया था। फिलहाल वो दोनों जेल में है और उनके बच्चों को उनके घर वाले आकर ले गए थे। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, धन्यवाद।